पिछले वीडियो में हम फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में हमने चर्चा स्टार्ट की थी और फ्रांस की क्रांति के कारणों पर जिक्र कर रहे थे, जिसमें हमने सामाजिक कारण का जिक्र स्टार्ट किया था। और सामाजिक कारण में फर्स्ट और सेकंड एस्टेट, जिसमें नोबल्स और क्लर्जीज जो शामिल थे, उनकी चर्चा हम कर चुके हैं। और अब हम जो थर्ड स्टेट है, जो फ्रांस के समाज में जो थर्ड स्टेट में थे, अब उनकी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। तो थर्ड स्टेट में किसान और बुर्जुआ वर्ग आते थे। किसानों को 3 प्रकार के कर देने पड़ते थे। उनको शासक को कर देना पड़ता था, सामंतों को कर देना पड़ता था और चर्च को कर देना पड़ता था। शासक को जो कर देने पड़ते थे उसमें एक तो था टेले। ये एक भूमि कर था जो किसानों को अदा करना पड़ता था और ये निश्चित नहीं था, इसकी दर निश्चित नहीं थी। दूसरा जो कर किसानों द्वारा दिया जाता था वो था विंग टाइन। इसका अर्थ यह है कि किसानों को अपनी आय का 5% कर के रूप में देना पड़ता था। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से इनकम टैक्स या आयकर ये था। तीसरा कर जो किसानों को देना पड़ता था वो था गेबल। ये नमक कर था। उस समय नमक बनाने का अधिकार राज्य के खुद के पास में ही था और यह नियम था कि 7 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिवर्ष 7 पाउंड नमक खरीदना अनिवार्य है। तो ये गेबल नामक जो नमक कर था, ये भी फ्रांस में किसानों को अदा करना पड़ता था। अब है कोरवी। कोरवी का सीधा सिंपल जो अर्थ है कि सड़कों पर श्रम, यानी कि सड़क निर्माण का कार्य किसानों का माना जाता था। इसके अतिरिक्त किसानों को सामंतों को भी अनेक प्रकार के कर देने पड़ते थे। किसानों को सामंतों की चक्की, मदिरा गृह आदि का जो प्रयोग किसान करते थे उसके बदले में उन्हें कर देना पड़ता था। और अविवाहित जो किसान थे उनको अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण भी लेना पड़ता था। शासक को कर दे रहा है किसान, चर्च को कर दे रहा है, इसके सामंतों को कर दे रहा है, इसके अतिरिक्त उसको चर्च को भी करों का भुगतान करना पड़ता था। जैसे किसान को चर्च को आध्यात्मिक सेवाओं के बदले में अनेक प्रकार के धार्मिक शुल्क चुकाने पड़ते थे, जैसे टिथ, पीटर्स पेंस आदि। किसान के साथ साथ थर्ड एस्टेट में जो शामिल था वो बुर्जुआ वर्ग भी शामिल था। तो हम ये देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति के समय में फ्रांस की जो जनसंख्या थी वो थी 24 मिलियन, 24 मिलियन जनसंख्या उस समय पॉपुलेशन फ्रांस की थी। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट यानी कि क्लर्जी और नोबल्स जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट में शामिल थे, इनकी कुल जनसंख्या का ये केवल 24% का 24 मिलियन में से केवल 1% इनकी संख्या थी। लेकिन फ्रांस की कुल संपत्ति का 40% तक, तो आप ये देखिए कि संपत्ति का किस हद तक असमान वितरण फ्रांस के समाज में था कि पूरी जनसंख्या का जो 1% लोग हैं उनके पास में कुल संपत्ति का 40% इनके पास में था। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का सामाजिक असमानता फ्रांस के समाज में विद्यमान थी। एक फ्रेंच कहावत भी ये कहते हैं कि प्रचलित थी कि द नोबल्स फाइट, द क्लर्जी प्रे एंड द कॉमनर्स पे, यानी कि जो नोबल सामंत वर्ग हैं वो युद्ध करते हैं, क्लर्जी धर्माधिकारी हैं जो वो प्रार्थना करते हैं, और कॉमनर्स जिसमें किसान और बुर्जुआ शामिल हैं वो पे करते हैं, यानी उनको केवल भुगतान करना पड़ता है। अब फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण के पश्चात हम जिक्र करेंगे राजनीतिक कारण का। तो राजनीतिक कारण के अंतर्गत जो पहला जो टॉपिक आता है वो है निरंकुश शासन। फ्रांस में सत्ता पूरी तरह निरंकुश थी। लुई 14वें जो फ्रांस का शासक था वो कहता था आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं। तो किस हद तक की निरंकुशता उनके मन मस्तिष्क पे थी आप ये समझ सकते हैं उनके इसी कथन से कि वो ये कहता था कि आई एम द स्टेट, यानी कि सत्ता मुझ में ही निहित है और मैं ही राज्य हूं। अपने आप को सन किंग कहता था, सूर्य पुत्र, सूर्य शासक वो अपने आप को कहता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फ्रांस में निरंकुशता अपनी चरम सीमा पर थी। लुई 14वें के बाद में जो लुई 15वें गद्दी पर आया वो एक अयोग्य शासक था। फ्रांस को अनेक प्रकार के राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान करने में वो असमर्थ था, उसके बस बूते की बात नहीं थी। उसके समय में भी सत्ता निरंकुश बनी रही और फ्रांस द्वारा लड़े जाने वाले युद्ध और दरबार की विलासिता जारी रही। ऐसा कहा जाता है कि वर्साय में 18,000 लोग, जहाँ फ्रांस की जो बूर्बो वंश का जो शाही वंश रहा करता था वर्साय में, वहाँ 18,000 लोग रहते थे। इनमें से 16,000 शासक, उसके परिवार और रिश्तेदारों के सेवक थे, 2,000 दरबारी थे। मैरी एंटोइनेट जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय जो फ्रांस की जो महारानी थी मैरी एंटोइनेट, उसके खुद के निजी नौकर थे 500, और वर्साय में 1900 घोड़े और 200 बग्घियाँ थी। यानी कि किस हद तक विलासिता के ऊपर वो खर्च कर रहे हैं। इन सब पर $4 मिलियन प्रतिवर्ष
खर्च होता था और शासक के भोजन की जो टेबल थी, जो जिसके ऊपर बैठ के वो भोजन किया करता था, उसकी कीमत $1.5 मिलियन थी। तो अथाह धनराशि विलासिता के ऊपर फ्रांस के दरबार में खर्च की जा रही थी और कहा जाता है कि फ्रांस की क्रांति के समय में शाही दरबार पर $208 मिलियन प्रतिवर्ष खर्च हो रहा था। तो राजनीतिक कारण के अंतर्गत जो पहला जो कारण है वो है निरंकुश शासन, फ्रांस का निरंकुश शासन। दूसरा राजनीतिक कारण के अंतर्गत जो दूसरे टॉपिक का हम जिक्र करेंगे वो है केंद्रीकृत शासन। फ्रांस में शासन को चलाने का कार्य वर्साय में एक परिषद के द्वारा किया जाता था, परंतु इस परिषद के सदस्य शाही कार्यों में व्यस्त रहते थे, उनके पास में प्रशासनिक निर्णय लेने का समय नहीं होता था। तो राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय लेने में इतना समय लगता था कि तब तक राजनीतिक और प्रशासनिक परिस्थितियां ही बदल चुकी होती थी। तो ये जो सेंट्रलाइजेशन जो था, जो केंद्रीकरण, जो केंद्रीकृत जो शासन था, वो भी एक हम कह सकते हैं राजनीतिक कारण फ्रांस की क्रांति का बना, क्योंकि कोई भी निर्णय तुरंत होकर वो लागू नहीं होता था। कोई भी जनता के जो हित की बात थी उसके संबंध में कोई भी निर्णय तब तक नहीं हो पाता था, और जब उसके बारे में निर्णय किया भी जाता था तो तब तक वो सारी परिस्थितियां बदल चुकी होती थी। राजनीतिक कारण के अंतर्गत जो तीसरा कारण है वो है प्रशासनिक और न्यायिक अव्यवस्था। फ्रांस के सभी प्रांतों में एक समान नियम और कानून नहीं थे। एक अनुमान के अनुसार फ्रांस में 400 न्याय पद्धतियां कार्यरत थी। तो प्रशासनिक और न्यायिक अव्यवस्था हम कह सकते हैं कि जब एक जैसे नियम नहीं है तो किस अव्यवस्था का क्या आलम रहा होगा, ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगला जो कारण है राजनीतिक कारण के अंतर्गत वो है कि फ्रांस में जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली किसी भी संस्था का अभाव था। कोई संस्था ऐसी नहीं थी जो डायरेक्टली जनता से जुड़ी हुई और जनता का प्रतिनिधित्व करे। फ्रांस में ब्रिटिश संसद के समान में जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई संस्था नहीं थी। जिस प्रकार ब्रिटेन में संसद जनता का प्रतिनिधित्व कर रही थी फ्रांस की क्रांति के समय, उस समय फ्रांस में ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो सीधे तौर पर फ्रांसीसी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह हो। यद्यपि कुछ संस्थाएं थी, लेकिन ये जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। तो कुछ संस्थाओं का जिक्र भी, हम कौन कौन सी संस्थाएं थी, तो उसमें पहली जो है वो है पार्लिमा। पेरिस और कुछ अन्य महत्वपूर्ण शहरों में ये संस्थाएं काम करती थी। ये भी पूरे फ्रांस में नहीं थी, लेकिन कुछ कुछ महत्वपूर्ण शहर, पेरिस सहित कुछ महत्वपूर्ण शहरों में पार्लिमा नामक संस्थाएं थी। और ये संस्थाएं क्या थी? न्यायिक संस्था थी। ये केवल राजा के आदेशों को कानून पुस्तकों में संकलित या दर्ज करती थी। इसका काम था केवल राजा के जो आदेश हैं उनको कानून पुस्तकों में संकलित कर लेना। राजा का कोई भी आदेश तब तक कानून नहीं बनता था जब तक कि पार्लिमा उसे कानून पुस्तकों में दर्ज नहीं कर लेती। और जब फ्रांस में क्रांति हुई उस समय फ्रांस में 13 पार्लिमा कार्यरत थी। दूसरी जो महत्वपूर्ण संस्था फ्रांस में थी वो थी एस्टेट जनरल। एस्टेट्स जनरल फ्रांस के सम्राट किंग फिलिप ने 1302 में स्थापित की थी। 1302 में फ्रांस में एस्टेट जनरल नामक संस्था स्थापित हुई थी। 1614 तक अनियमित रूप से इसकी सभाएं होती रही। इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों एस्टेट्स के सदस्य शामिल होते थे। राष्ट्रीय संकट के समय में शासक इसकी मीटिंग आहूत करता था, इसकी मीटिंग बुलाई जाती थी। तीनों एस्टेट्स जिसका जिक्र हम पीछे कर चुके हैं, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट्स, यानी कि नोबल्स, क्लर्जी और किसान और बुर्जुआ, जो तीनों अलग अलग एस्टेट्स में बटे हुए थे। तीनों एस्टेट्स के सदस्य अलग अलग बैठकर मीटिंग करते थे और एस्टेट्स जनरल का निर्णय शासक पर बाध्यकारी नहीं होता था। अगला जो राजनीतिक कारण के अंतर्गत जो जिसका जिक्र हम कर सकते हैं वो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव। फ्रांसीसी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय हम ये बात पढ़ चुके हैं कि जब अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हुआ उस समय लिफायता के नेतृत्व में फ्रेंच सेनाओं ने अमेरिकी उपनिवेशों की मदद की थी और वहाँ जाके वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष उन्होंने किया था, अमेरिकी उपनिवेशों का साथ दिया था। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने भी प्रभावित किया फ्रांस की क्रांति को। फ्रांसीसी सेनानायक लिफायते के नेतृत्व में इंग्लैंड के विरुद्ध अमेरिका की सहायता के लिए सेनाएं भेजी गई थी। अमेरिकी उपनिवेशों की मदद करने के लिए लिफायते के नेतृत्व में फ्रेंच सेनाएं अमेरिका गई थी और इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने संघर्ष में अमेरिकी उपनिवेशों का साथ दिया था। ये फ्रांसीसी सेनाएं जब वहाँ से वापस लौटी तो अपने साथ में स्वतंत्रता और समानता का संदेश लेकर ये सेनाएं या ये सैनिक वापस लौटे थे।
तो ये जो स्वतंत्रता और समानता की भावना या संदेश लेकर जो आए थे, तो उसने भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन को, फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार करने में मदद की। अब अगले कारण का जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे।